नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुख्य सेविका भर्ती 2022 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। अधिमानी अर्हता, दिव्यांग आरक्षित वर्ग नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या मामला है, जातिगत आरक्षण, आयु संबंधी आरक्षण, मूल प्रमाण पत्र और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर चर्चा करनी है वो है 20 जून को ट्विटर कैंपेन की सूचना। हैशटैग हमारा जो पहले था वही रहेगा आपकी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि बहुत सी बहनें हैशटैग में गलतियां करती हैं और गलत ना हो इसके लिए पुराना वाला ही हैशटैग इस्तेमाल किया जाएगा। समय आपका सुबह 10 बजे से लेकर के पूरा दिन रहेगा, ठीक है। तो आइए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक एक करके आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपके समक्ष प्रस्तुत है यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन, और इसमें 5.2 पॉइंट नंबर आप देखिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे दिव्यांगजनों की श्रेणियों के बारे में। विज्ञापन में जो भी पद दिए गए हैं और इसमें अलग से एक ये नोट लिखा गया है 5.2 पर, इसमें दर्शाया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए कि शासनादेश संख्या, ठीक है, जो भी लिखा है कि 3/2021, 324/2021, 65/3/2021 और ये 78/99 TC दिनांक 30/7/2021 द्वारा शासनादेश संख्या 35/65 3/11/78/99 दिनांक 13/1/2011 को अक्रमित निरस्त करते हुए लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह क, ख, ग एवं घ श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। यानी कि समझ रहे हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है, दोबारा चिन्हित किया गया है। पुनर्चिन्हांकन का मतलब है दोबारा चिन्हित किया गया है। और आपके नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मुख्य सेविका पद हेतु, ध्यान दीजिए, मुख्य सेविका पद हेतु दिव्यांगजनों के लिए BLV, DHH तथा DW श्रेणी एवं उप श्रेणी चिन्हांकित है। तो जो भी हमारी दिव्यांग बहनें परेशान हैं उनके पास जो भी कार्मिक विभाग द्वारा ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसमें मिलान कर लें कि क्या जो ये नोटिफिकेशन में श्रेणियों का उल्लेख किया गया है वो इनसे संबंधित हैं, क्योंकि और कोई आपको नहीं बता पाएगा। आगे इसी में देख लीजिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 5.3 पर लिखा हुआ है, इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या, ठीक है, ये संख्या उल्लेखित है, दिनांक 26/2/1999 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 39 रीट का 2019 दिनांक 26 जून 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य है, ठीक है। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील डी संख्या 475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वो संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप सभी लोग देख लीजिए, जो बार बार जाति प्रमाण पत्र को लेकर के प्रश्न आते हैं मेरे पास और आप लोगों के मन में भी है कि पिता पक्ष का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। बार बार आपको बताया गया है कि जाति जन्म आधारित होती है। हमारे यहाँ जो जाति प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों में पिता पक्ष के द्वारा ही लिया जा रहा है। समस्या कहाँ पर उत्पन्न हो रही, जिन लड़कियों का विवाह हो गया है फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने अपना पति की तरफ से बनवा लिया है, तो समस्या ये है कि उनका बन नहीं पा रहा है निर्धारित प्रारूप पर। और बन क्यों नहीं पा रहा है, जानकारी के अभाव में। देखिए, विवाह हो गया है तो ऐसा तो नहीं है पिता बदल गया है।
आप अपनी तहसील जावें, तहसील में नोटरी शपथ पत्र बनवावें, एक प्रोफार्मा मिलता है, प्रारूप मिलता है, उस पर चीज़ों को भरें और माननीय लेखपाल महोदय से रिपोर्ट लगवा करके संबंधित अपने मायके वाले को दे दीजिए, मायके वाले लेखपाल को दे दीजिए और पूरी स्थिति से अवगत करा दीजिए। या मायके वाले लेखपाल जी से जो है रिपोर्ट लगवा करके ससुराल वाले लेखपाल जी को दे दीजिए। मतलब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मायके रह रही हैं तो ससुराल वाला यूरो लगा दे, ठीक है, रिपोर्ट। और अगर ससुराल में इस समय आप हैं तो ससुराल वाला मायके वाले को लगा दे। यानी कि लेखपाल साहब रिपोर्ट लगावेंगे, उसी के आधार पर आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिसमें पति और पिता दोनों का नाम मेंशन होगा और आपको जो जातीय आरक्षण देना है वो संबंधित प्रारूप पर वो लोग बना के दे देंगे। मतलब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन करा देते हैं अपने पिता का नाम भर के और वो रिजेक्ट हो जाता है। मेन है माननीय लेखपाल साहब की रिपोर्ट, ठीक है, जो आपको लगवानी पड़ेगी। इसके लिए आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलिए, बातचीत करिए, अपनी समस्या बताइए तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तहसील से आपको नोटिस शपथ पत्र बनवाना होगा। तो ये तो समस्या का समाधान आपको हो ही गया होगा। अब देख लेते हैं जो शासनादेश संख्या 3/47 का 2022 दिनांक 7/1/2022 के प्रविधानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों होत रिक्तियों का 2% आरक्षण अनुमन्य होगा। इस भर्ती में 2693 पदों में 2% जो पद हैं वो खिलाड़ियों के हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम नियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देश के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियमावली जो 1992 की यथा संशोधित जो 1998 में संशोधित हुई है, उसी के अनुसार कला वर्ग में स्नातक उपाधि धारण करने वाले संबंधित विषयों में जो आपको 4 विषय उल्लेख दिए गए हैं, विषय के रूप में आपने पढ़ा होगा तो ही आप पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ बहनें फ़ोन मिला करके ये परेशान कर रही हैं, परेशान वो हैं कर नहीं रही हैं कि दीदी अधिमानी अर्हता मेरे पास नहीं है। देखिए, ये ऑप्शनल मुद्दा है। अधिमानी अर्हता के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अधिमानी अर्हता जो होती है उसमें आपको 3 ही चीज़ें दी गई हैं। अन्य बातों, और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, अधिमानी अर्हता काम कब करेगी। अधिमानी अर्हता का मतलब होता है वरीयता आपको कब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर 50 है तो 65 हो जाएंगे या 70 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। जैसे एक ही सीट पे 4 कैंडिडेट अगर हो गए, तब अगर आपके पास कोई अधिमानी अर्हता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। और उस कंडीशन में यहाँ पर 3 ही कंडीशन दी गई। चौथी, आप कुछ भी किए हो, पीएचडी किए हो या नासा में साइंटिस्ट हो, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। ये 3 चीज़ें में से अगर कोई एक चीज़ है वो ही अधिमानी अर्हता मानी जाएगी। बात समझ लीजिए। देख लेते हैं पहले नंबर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो और उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक है, जो मान्य हो प्रदेश स्तर पर। दूसरा है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी कि आप सैनिक हो, समझ गए। तीसरा ये है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, समझ रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी की बात कर रहे हैं, ये जिसको आप लोग एनसीसी के नाम से जानते हैं, उसमें भी बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इन 3 के अलावा आप चाहे नासा में साइंटिस्ट हो या अंतरिक्ष यात्री हो या कोई और हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। इन 3 में से अगर कोई एक चीज़ है तो वही अधिमानी अर्हता मानी जाएगी। क्योंकि बहुत सी बहनें ये कहती हैं हमने तो एमए भी कर रखा, हमने तो बीएड कर रखा, हम बीटीसी कर रखे हैं, तो इन सब दुनियादारी से मतलब नहीं है। स्नातक स्तर की नौकरी है, आप एमए किए हो, पीएचडी करे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अधिमानी अर्हता में केवल यही 3 चीज़ें ली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा को लेकर के। मुख्य सेविका के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, समझ रहे हैं। जब विज्ञापन जारी हुआ है उस डेट में आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 1 जुलाई 2022 इसमें निर्णायक तिथि दी गई है, ध्यान दीजिएगा। परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा में, यानी निम्नतर में नहीं कि आपका 1 साल कम है तो आपको ले लेंगे। 21 वर्ष से अगर कम 1 दिन का भी होगा तो आप नहीं लिए जाओगे,
फार्म भरने के समय की बात मैं कर रही हूँ। 1 जुलाई को, यानी कि जो समय इन्होंने दिया है 1 जुलाई 2022 को, अगर आप 21 साल से एक भी दिन कम है तो आप नहीं लिए जाएंगे। परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित हैं, उनके लिए उच्चतर आयु में छूट है। समझ रहे हो कितने साल की छूट है? 5 वर्ष की छूट है, ध्यान दीजिए। आरक्षण का जो भी इन्होंने प्रावधान कर रखा है उसके लिए भी पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने दर्शाया है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधावित विद्यमान शासनादेश विभाग प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार 36 आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां यथा उत्तर 36 आरक्षण में कौन कौन आते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान आधावधिक अध्यादेश, अधिनियम, शासनादेशों विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार रिक्तियां बनने पर नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य है। ठीक है, ये हो गया आरक्षण की बात। आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का रोल यही है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप आयु सीमा में, ठीक है, और जातिगत आरक्षण प्राप्त कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जाति प्रमाण पत्र का मेन रोल है। तो जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से आप लोग अवश्य प्राप्त कर लीजिए, और जो समस्या है वो माननीय लेखपाल ही आपका जो है समाधान कर सकते हैं। इसके लिए तहसील से आपको नोटिस शपथ पत्र बनवा करके निर्धारित प्रारूप पर शपथ लेनी होगी और लेखपाल साहब को रिपोर्ट लगानी होगी कि आपकी शादी किसके साथ किस सन में कब हो गई और कैसे आप वहाँ की निवासी हो गई, ये सारी बातें हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बहन है पूजा शर्मा करके, और उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी ये मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, मेरे पास नहीं है, ओनली मार्कशीट है, क्या करूं, कहाँ मिलेगा बता दीजिए। देखिए बहन, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट या डिग्रियां हैं उन्हीं को ही मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है। ठीक है, उनकी ओरिजिनल कॉपी को ही मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, ये कहीं अलग से नहीं मिलता है। ठीक है, संयुक्त रूप से जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को ही मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, यानी कि उनकी ओरिजिनल कॉपी को मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो परेशान ना होइए, ये कोई अलग से बनने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, 20 जून को, ठीक है, 20 जून को आपका ट्विटर कैंपेन है। सभी बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, जो भी उनके हितैषी हैं, उन सब से निवेदन कर लें। हैशटैग वही पुराना वाला है, ठीक है, हैशटैग पुराना वाला है। ट्विटर अपना डाउनलोड कर लें, जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं, डाउनलोड करके आईडी बना लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सी बहनें ट्विटर कैंपेन ख़त्म होने के बाद ट्विटर को डिलीट मार देती हैं, क्योंकि स्पेस बहुत लेता है। तो आप लोग अपने मोबाइल का आज ही से स्पेस खाली कर लीजिए, वहाँ पर अपनी आईडी जनरेट कर लीजिए, और जो ये हैशटैग है इसको बढ़िया से फीड करके बंडल बना लीजिए, ट्वीट का बंडल बना के रख लीजिए। और 20 जून को आप सभी को कैपिटल लेटर में हैशटैग release_UP_मुख्य सेविका _रिजल्ट, ये हैशटैग वही पुराना वाला है, इसी को आप लोग अच्छे से, सारे जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में रहेगा, कोई भी त्रुटि आप लोग मत करिएगा। और सबसे विनम्र निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हों। जहाँ पर जिस ग्रुप से आप जुड़ी हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे किसी चैनल से आप जुड़ी हैं, सब जगह जा कर के विनम्र निवेदन करिए कि वो आपका साथ दें, क्योंकि इस बार अगर आप इसको ट्रेंडिंग में ले आए तो बहुत ही सकारात्मक रहेगा। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी होगा, ऐसी उम्मीद शुभकामना के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।